सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और कुछ स्मॉल स्मॉल छोटे से बेसिक्स के बारे में हम जानने वाले हैं। कुछ और छोटे छोटे जो कभी आपको पूछा जाता है तो 1 या 2 मार्क के लिए बड़े मुश्किल से पूछा जाता है। सबसे पहले पढ़े जाते हैं व्हाट इज बाय डाइलेक्ट्रिक। बार बार हमने देखा कि जब भी कोई फॉर्मूला आता था कैपेसिटर के दौरान और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दौरान, हमने आपको बोला ई का फॉर्मूला ई इंटू एप्सिलॉन नॉट के होता है और के होता है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर के बीच में हमने आपको बताया कि दो रॉड्स के बीच में क्या भरा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भरा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल्स, नाम ही देखो डाइलेक्ट्रिक नाम ही है। डाई मतलब क्या होगा? दो। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा? चार्जेस की पोलैरिटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में दो एक्चुअली चार्जेस का पोलैरिटी होता है, बट दे आर सेल्फ नॉन कंडक्टिंग। डाइलेक्ट्रिक, डाई का मतलब क्या होता है? टू, एंड इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है बेटा? चार्जेस। तो दो चार्जेस का पोलैरिटी आपको इनमें दिखेगा, है ना, पोलैरिटी दिखेगा, बट दे आर सेल्फ एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग। उनमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता। दे आर सेल्फ नॉन कंडक्टिंग, खुद कंडक्ट करते नहीं है। करेक्ट, कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कोई भी फ्री चार्जेस मतलब कौन बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते नहीं है ना। देयर आर नो फ्री चार्जेस या नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। कोई भी फ्री चार्जेस, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते नहीं है, अवेलेबल फॉर कंडक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉन कंडक्टिंग, दे नेवर कंडक्ट। वो खुद कंडक्ट करते नहीं है, बट क्योंकि उनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोला जाता है, दे आर हैविंग टू चार्जेस पोलैरिटी, दैट मीन्स दे अलाउ द कंडक्शन टू पास थ्रू इट। दे अलाउ कंडक्शन टू पास थ्रू इट, कंडक्शन को पास होने देते हैं, पास थ्रू इट। ठीक है, अब ये सब कैसे होता है? तो ये सब ऐसे होता है कि जब कभी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को सब्जेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, whenever this dielectric material, whenever this dielectric material is subjected to external electric field, जब कभी इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट मतलब छोड़ दिया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जैसे आपको पता है, हमने देखा था कि हमारे कैपेसिटर में ऐसे दो रॉड्स होते हैं मेटल कंडक्टर, और उसके ऊपर वाले को अपन खुद चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो इस चार्ज के कारण यहाँ क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चालू है। और जब इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को सब्जेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है या जहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, वो क्या करते हैं? उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर दिखाई देती है ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, डेवलप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्ट्रेचिंग, मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, एंड रीओरिएंटेशन, एंड वहां पर खुद को वो रीओरिएंट कराते हैं, रीओरिएंटेशन को डेवलप करते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ कोई पूरा ग्लास स्लैब में डाइलेक्ट्रिक की स्लैब में एक स्लैब है, मान लो डाइलेक्ट्रिक की, यहाँ पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है। तो जब कभी इसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, ठीक है, व्हेनेवर दिस मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है? यहाँ के जो अंदर के मॉलिक्यूल है ना, वो खुद को स्ट्रेच और रीओरिएंट करते हैं, स्ट्रेचिंग एंड खींचते हैं एक दूसरे को, और अंदर के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप करते हैं परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या बना रहे हैं?
बेटा एक साइड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं और यहाँ वो डेवलप करते हैं परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और दैट्स व्हाई दे अलाउज द कंडक्शन टू पास थ्रू इट, इसलिए ही यहाँ से कंडक्शन पास होते रहता है। तो इस तरह से डायपोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव और स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे चार्जेस जो है, जैसे आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं, ऑल चार्जेस पॉजिटिव वाले एक साइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन में, और पूरे चार्जेस दूसरे वाले निगेटिव साइड में है ना, निगेटिव वाले चार्जेस वन साइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काफी देर तक चलती है तो इस तरह से रीओरिएंटेशन होता है कि ये चार्जेस, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत देर तक चलते रहे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरे पॉजिटिव चार्जेस पूरे वन वे सेपरेट हो जाते हैं, पूरा पॉजिटिव पूरा एक साइड सेपरेट हो जाता है एंड पूरा नेगेटिव अनदर साइड सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन होता है एंड दैट्स व्हाई दे अलाउज द कंडक्शन। लेकिन कब? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तब तक ये होता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस मटेरियल आर कॉल्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ऐसा बेटा ये कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटेशन के बाद में अपनी पोलैरिटी शो करते हैं, जितना भी पोलैरिटी उनमें है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन होना मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं और रीओरिएंटेशन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे डेवलप परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, दो पोलैरिटी वाला डाइलेक्ट्रिक वाला, टू पोलैरिटी वाला वहां पर सिस्टम ऑफ चार्ज दिखाई पड़ता है, दिखाते हैं। तो अभी अगर हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे बनते हैं। अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से है? माइका है, एस्बेस्टॉस है। ठीक है, तो एक ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, माइका है, एस्बेस्टॉस है, ग्लास है। इसका लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कुछ एग्जाम्पल आते हैं। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में कुछ मान लीजिए एक सिलिकॉन ऑयल है, ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है ना, और कुछ ऑयल एक्सेट्रा, ऐसे एग्जाम्पल आपके सॉलिड और लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के आते हैं। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स को भी याद रखते हो। बट डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, इतना ही बेटा आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन बाय डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड बता रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग, बट फिर डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलाता है? क्योंकि उनमें दो चार्जेस का पोलैरिटी होता है। अब ये कब दिखेगा? तो सुनो, पर सर फिर खुद नॉन कंडक्टिंग क्यों है? तो उसका जवाब भी दिया कि इनके अंदर में कोई भी फ्री चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते ही नहीं है कंडक्शन के लिए। तो सिर्फ क्या करते हैं, ये ओनली अलाउ कंडक्शन टू पास थ्रू इट। ये कैसे होता है उसका जवाब भी आपको बताया कि व्हेनेवर दिस मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, होता क्या है, मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल खींचते हैं और डायपोलैरिटी बनाते हैं, एक पूरा पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव वाला अनदर साइड। और ऐसा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया गया है तो पूरे पॉजिटिव और पूरे नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड दे डेवलप परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और कुछ एग्जांपल्स जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के और लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के। फिर सुनिए, अब इन डाइलेक्ट्रिक को ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये तो उनके एग्जांपल्स है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। यहाँ टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स में देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वन इज अ पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर और नॉन पोलर बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एक डेफिनेशन में आया है, एक साथ दोनों भी आए हैं या सिंगल एक मार्क है, दोनों आ जाएंगे तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन मिलेगा 2 मार्क के लिए, सिंगल आएगा तो 1 मार्क के लिए। सो व्हाट इज मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल?
ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर शॉर्ट में डिफरेंस लिख रहा हूं आपके लिए, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल जहां वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और जो बाजू में रिवॉल्व होते जाते रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल, चलो ऐसे जोड़ ही देता हूं, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है वेयर सेंटर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, जोड़ दिया मैंने डेफिनेशन को आपके लिए, दीज आर दोज मॉलिक्यूल वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोइंसाइड। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अरे मुझे बताइए बेटा, आपको पता है न्यूक्लियर कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर कोइंसाइड हो गए तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम बोल रहे हैं कोइंसाइड ही नहीं हो रहे, एक दूसरे को आके टकराए खत्म नहीं कर रहे, दैट मीन्स क्या होगा कि अगर ये कोइंसाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब पॉजिटिव वाला भी जिंदाबाद रहेगा, नेगेटिव वाला भी जिंदाबाद रहेगा, पोलैरिटी रिमेन्स एग्जिस्ट, है ना। तो दैट्स व्हाई दे शो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल कोइंसाइड हुए नहीं है, दे शो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर आपको परमानेंट सा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल्स में दिखाई पड़ता है, दिस मॉलिक्यूल शो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये सब आपको जस्ट सिंपल सा लिखना आना चाहिए। अगर पोलर मॉलिक्यूल आता है तो इतना ही आपको बताना है कि, रिपीट बता रहा हूं, These are those molecules, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव न्यूक्लियाई का और उसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल भी कोइंसाइड होता नहीं है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। अगर ये कोइंसाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या, अगर कोइंसाइड हो जाएंगे तो प्लस और माइनस क्या कर जाएंगे, कैंसिल। बट अगर कोइंसाइड नहीं हो रहे तो पॉजिटिव एक साइड है, नेगेटिव एक साइड है, मतलब उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, दे शो द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इनके एग्जांपल बिल्कुल याद रखिए, जैसे पता है बेटा आपको HCl, आपको पता है HCl, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, इसके जब स्प्लिटिंग करते हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल जैसा है कि जब ये क्लब भी हो जाता है तो भी अपनी पोलैरिटी के साथ ही रहता है, इसलिए आप HCl को पानी में घोलते हो तो वापस H पॉजिटिव क्या बनता है, Cl नेगेटिव। इनमें इनकी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिंदाबाद रहती है, आयनिक फॉर्म में भी, और जब वो स्ट्रक्चर में फॉर्म में बनता है तभी भी। HCl हो गया, वैसे आपने H2O देखा है, वाटर के भी वही आयनिक प्रोडक्ट बनते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, करेक्ट। ये भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपने पास जिंदाबाद रखते हैं। तो ऐसे और एग्जांपल है, मान लो N2O, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है। बेस्ट एग्जांपल्स आर HCl एंड H2O टू रिमेंबर एज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर के बाद अभी चलते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बस उसके अपोजिट डेफिनेशन लिखना है आपको, कुछ नया नहीं करना है। कह रहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मतलब क्या, जहां पोलैरिटी बची ही नहीं है। तो पोलैरिटी कब नहीं बचेगी, तो हमने आपको पहले ही समझाया कि अगर मान लो पॉजिटिव न्यूक्लिया है ना, पॉजिटिव न्यूक्लिया है और बाजू वाला इलेक्ट्रॉन का चार्जेस का पोलैरिटी अगर कोइंसाइड हो जाए तो पोलैरिटी बचेगी नहीं। तो बस यहाँ लिखना है, हेलो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अभी पूरा डिफरेंट डालता हूं आपको अच्छे से। नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल्स, मतलब वही दीज आर दोज मॉलिक्यूल जैसे ऊपर लिखा था, इन विच, जिसके अंदर, इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर एंड revolving electron always coincides। इनका है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है न्यूक्लियर का पॉजिटिव वाला और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड हो जाती है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो चार्ज डायपोलैरिटी बचे नहीं, एंड देयरफॉर they do not show
any permanent, they do not show any permanent इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये मॉलिक्यूल आपको कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिखाते नहीं है। और इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स आर डायटोमिक गैसेस O2, N2, H2 एक्सेट्रा। ये जितनी गैस है ये आपकी सेम है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव न्यूक्लियाई का और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कोइंसाइड हो जाता है। तो पोलर और नॉन मोलर मॉलिक्यूल ये आपके लिए काम का टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो बस आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके बताना है। एक और छोटा कॉन्सेप्ट हम आपके लिए ले रहे हैं। छोटे छोटे डेफिनेशन आजकल ऐसे पेपर में होगी, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए सब चीजें बतानी पड़ती है। तो अभी एक और कंसेप्ट हम आपका पहले ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, बस 2-3 हमारे कंसेप्ट बचे हैं, एक जीरो पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन एंड इलेक्ट्रोनिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज। बस 2-3 टॉपिक हमारे बच्चे जो हम कवर कर रहे हैं। तो अभी जीरो पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज जीरो पोटेंशियल सर? तो सुनिए, ये जो जीरो पोटेंशियल है ना, नेचर ऑफ जीरो पोटेंशियल इज सच दैट nature of zero potential is such that it can be set at any arbitrary position। मतलब जीरो पोटेंशियल एक ऐसी चीज है कि इसका नेचर कुछ ऐसा है कि इसको आप किसी भी आर्बिट्ररी मतलब एनी रैंडम पोजीशन पे सेट कर सकते हो। नेचर ऑफ जीरो पोटेंशियल इज सच दैट जीरो पोटेंशियल का नेचर कुछ ऐसा है कि आप इसको एनी आर्बिट्ररी पोजीशन पे कहीं पर भी सेट कर सकते हो, एनी आर्बिट्ररी पोजीशन पे। ठीक है, मतलब इसका कोई फिक्स पॉइंट अवेलेबल नहीं है, आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, once you set the zero potential, correct, once you set the zero potential अगर आपने सेट किया तो the potential of other charges, बाकी जो अदर चार्जेस वहां पर है, पोटेंशियल ऑफ अदर चार्जेस सराउंडिंग टू इट, जितने भी आजू बाजू में है उन सभी चार्जेस का सराउंडिंग टू इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू जीरो पोटेंशियल, ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू जीरो पोटेंशियल। मतलब अगर आपको बाकी का अगर निकालना है तो आपको ऑलवेज निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट जीरो पोटेंशियल का। नेचर ऑफ जीरो पोटेंशियल लेकिन आर्बिट्ररी होता है, आप किसी पॉइंट को जीरो मान सकते हो, याद रखिए। इट्स लाइक सेम जो मैथ्स में आप रेफरेंस ओरिजिन लेते हो, एक बार आपने किसी को रेफरेंस ओरिजिन मान लिया तो रेफरेंस ओरिजिन मानने के बाद उस वेक्टर की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या बन जाती है? जीरो। करेक्ट, जिसका इस्तेमाल आपने मैथमेटिक्स के वेक्टर्स के थ्योरम में भी किया होगा। ठीक है, अल्टीट्यूड्स वाले थ्योरम में, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, तो वहां हम एक पॉइंट को सी को ए को क्या मानते हैं? रेफरेंस ओरिजिन, और जिसको हमने रेफरेंस ओरिजिन माना उसका पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी बन जाती है? जीरो। तो सेम नेचर ऑफ जीरो पोटेंशियल भी ऐसा है। जीरो पोटेंशियल एक्चुअली कहीं पर एग्जिस्ट होता नहीं है, वो आर्बिट्ररी है, आप जहां चाहो वहां पर उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बट एक बार आपने किसी को जीरो पोटेंशियल माना तो आपको सभी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू उसी पॉइंट के साथ निकालने पड़ेंगे, मतलब उसको ओरिजिन मान के निकालने पड़ेंगे। उसके बाद जनरली फॉर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए
zero potential can be considered as earth, that is earthing. अर्थिंग को जीरो पोटेंशियल माना जाता है। जीरो पोटेंशियल मतलब क्या, जहां से आप विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस काउंट करोगे, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए जीरो पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं उसका अर्थ, क्योंकि अर्थ में ही वो पावर होता है कि उस चार्जेस को जीरो कर सकता है। क्योंकि आपको पता है जब भी लाइटनिंग या थंडरिंग होती है तो लाइटनिंग होने के बाद मैक्सिमम चार्ज किसी इंसान पे गिरे, किसी चीजों पे गिरे तो उसके लिए मिसाल बन सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। लेकिन अगर अर्थ पे गिरे तो पूरा अर्थ उस पूरे हाई चार्ज को क्या कर लेता है, शॉक एब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमारे लिए सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जीरो पोटेंशियल जनरली यूजुअली जो सेट किया जाता है वो होता है उसका अर्थ या अर्थिंग, ठीक है। तो ये था बेटा जीरो पोटेंशियल की कहानी। अभी हम सामने देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, दोनों निकालते हैं। थ्योरी का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम द थ्योरी, और जहां हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वैसे ये टॉपिक आपके बुक में दिया गया है जो 3/4 मार्क का वेटेज रखता है, बट अब तक कभी पूछा नहीं गया है। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन का रिलेशन क्या है, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन अगर आता है कभी तो कैसे आएगा वो भी आपको लिख के दिया है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी। ऑन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का नोटेशन भी ले लेते हैं ऐसा, प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। लेकिन समझना है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये सोचो, यहाँ ना आपको ये जो क्यू नॉट बोला है ना, सबसे पहले ये क्लियर करो बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है, यूनिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव। सेकेंड वाले में यूनिट वर्ड लगाया गया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला गया है प्लस क्यू नॉट को। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है ना बेटा, ये जो प्लस क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है ना, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, 1। मैग्नीट्यूड यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले ये वर्ड क्लियर करना है। अदरवाइज अक्खा ड्यूरेशन बच्चा पढ़ लेता है, बट ड्यूरेशन पढ़ने के बाद भी समझ में यही नहीं आता कि ये गायब कहाँ हुआ। तो गायब नहीं होगा, कैसा होगा क्या, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है बेटा, हमें एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो सर अभी ये कंसेप्ट के साथ सुनो, कंसीडर, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक चार्ज प्लस क्यू नाम का ये सिचुएटेड हुआ है एट द पॉइंट ओ, करेक्ट, एक पॉजिटिव। ये याद रखना है, व्हेन यू राइट प्लस क्यू का मतलब सिंगल चार्ज नहीं होता है, क्यू इज अ नोटेशन ऑफ चार्ज, वो नंबर ऑफ चार्ज का बंच है, वो भी याद रखिए, नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सिंगल चार्ज, नथिंग, करेक्ट, वो चार्ज की सिंबल है क्यू, करेक्ट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू बोला है। पॉजिटिव चार्ज कितना भी हो सकता है, 10 कूलम का, 15 कूलम का, 20 कूलम का। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है जो कहाँ पर है बेटा, वो है सेट किया गया है एट द ओरिजिन ओ। और मुझे क्या करना है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ध्यान देना है। डायग्राम कैसी है, क्या है, सब एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, फ्रॉम द इन्फिनिटी पॉइंट, यहां मान लो मेरा इन्फिनिटी पे, सर इस पॉइंट का नाम नहीं होगा, इन्फिनिटी से यहां मान लो एट द इन्फिनिटी पर एक चार्ज है मेरा प्लस क्यू नॉट, ठीक है। इस प्लस क्यू नॉट वाले चार्ज को, इस प्लस क्यू नॉट वाले चार्ज को, प्लस क्यू नॉट, दिस प्लस क्यू नॉट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऊपर ही बताया हमने आपको, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लस क्यू नॉट वाले चार्ज को हमें इन्फिनिटी से, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज सबसे पहले कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और इस इन्फिनिटी से इसको हमें लेके आना है एट द पॉइंट कैपिटल ए, है ना, एट द पॉइंट कैपिटल ए पे लेके आना है। और उस ओ से ए का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि मान लो कितना है, आर, ठीक है।
उस ओ से ए का डिस्टेंस है r, और मुझे उसको ओ से ए पर लेके मतलब वहाँ इन्फिनिटी से ए पे लेके आना है, इतना पास में लेके आना है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, समझना कैसे है, चीजें क्या क्लियर करनी है। अब सर फिर ये बीच में आपने क्या लिया, बेटा ये इन्फिनिटी है ना, ये सिंबल इसलिए क्लियर करके दिया है। हम इस एक पॉइंट जो लिया है इसको, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, कितनी दूरी बना सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसलिए छोड़ के रख दिया है। हम यहाँ पर मान रहे एक हमारा इंटरमीडिएट पोजीशन, इंटरमीडिएट मतलब कौन सी, बीच की पोजीशन, इंटरमीडिएट मतलब मिडल वाली पोजीशन, बीच की पोजीशन को हम ले रहे हैं m, और ये इंटरमीडिएट पोजीशन हमारी, ये जो इंटरमीडिएट पोजीशन है ये है एट द डिस्टेंस स्मॉल x। इंटरमीडिएट पोजीशन हमारी कहाँ पर है, स्मॉल x डिस्टेंस पे है, स्मॉल x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन o, इंटरमीडिएट पोजीशन को। और हमें फिर धीरे धीरे धक्का मारते हैं। धीरे धीरे का मतलब क्या है सर, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि याद रखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज हम पढ़ चुके कूलम्स लॉ के अंदर कि यार दो सेम तरह के पोलैरिटी वाले चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिपेल इच अदर, वो रिपेल करेंगे। और हमें काम उल्टा करना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जहां रिपल्शन का फोर्स है उसको इधर 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 मतलब टुवर्ड्स लेके आना है हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट करते हुए मतलब फ्रॉम m टू n, फिर धीरे धीरे ऐसा, तो m से लेके n हम यहाँ दिखा रहे हैं कि हमारा पार्टिकल ऐसे बारीक dx करते कहाँ पर आ जाएगा, a की तरफ आने वाला है। लेकिन हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि याद रखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बेटा, क्योंकि मुझे इस चार्ज पार्टिकल को मैं इन्फिनिटी से लाते लाते m पे लाया, m से n धीरे धीरे करते a, आपको चार्ज पार्टिकल को a की तरफ लाना है। बट बार बार आपको समझा रहा हूं कि यार इस पर ना जो फोर्स एक्ट होगा ना, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ऑफ E, या यू ओनली राइट F चलेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो कैसे एक्ट होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। वाई आउटवर्ड, क्योंकि दोनों पॉइंट अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल, फोर्स एक्ट होगा आउटवर्ड में और डिस्प्लेसमेंट करना है इनवर्ड में, मतलब उसके अपोजिट हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर करानी है, ठीक है। फोर्स के अपोजिट में हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करके लानी है, ओके। साथ में याद करो हमने कितनी बार पढ़ा है, जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी कंडक्टर वो स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, वो डेवलप करता है उसका ओन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग का मतलब क्या, बाहर में, आउटसाइड में। तो अगर ये चार्ज क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आउटसाइड एक्ट होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये अगर चार्ज इधर में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑल्सो एक्ट होगा along the direction of force, along the direction of force। तो पॉइंट चार्ज केस में होता क्या है, क्योंकि जो भी हो रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले ना आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी अलोंग सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट की तरह दिख रहे हैं। इसका भी हमें सामने वाले टॉपिक में काम आने वाला है, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन। फिलहाल हमें इसका यहाँ पर यूज नहीं होने वाला, इस केस में हमको कुछ और देखना है, ठीक है। तो ये हम मिटाए थे समझाने के लिए, हमने आपको बता दिया। अब क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कौन निकालना है, वोल्टेज निकालना है इस पॉइंट चार्ज का। तो देखो बेटा अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ना इसको सबसे पहले हियर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्डिंग समझनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज, ठीक है। तो पहले अभी ये भी समझो, याद करो जब कूलम्स लॉ हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितने हैं R, तो हमारा कूलम्स लॉ हमें क्या बोलता है
कि इनके दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा चार्ज के क्या उठाए जाते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब ये Q1 क्या है? यहाँ जो Q1 लिखा है ना ये मॉड है इस Q का, यहाँ जो Q2 लिखा जा रहा है ना ये मॉड है इस Q2 का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सर ये मॉड तो साइन डाला नहीं, अरे बेटा सादा लिखा पॉजिटिव, मतलब ये क्या मानते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यही केस हम यहाँ लगाने आते हैं, करेक्ट, यहाँ लगाने आते हैं। Q1 Q2 के लिए हम ऐसा लिखते हैं ना, और फिर वो फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है आपको? 1/4πε0 जो कांस्टेंट यहाँ लगता है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, Q1 इंटू Q2/r²। तो बार बार समझा रहा हूँ, ये Q1 Q2 क्या है? दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। अब ये यही फोर्स मैं यहाँ लगाऊँ तो मेरे F का फॉर्मूला क्या बनेगा? F का फॉर्मूला 1/4πε0, 1/4πε0, और जहाँ मेरा Q1 है वहाँ यहाँ पर बेटा प्लस Q है ना, पॉजिटिव Q। और क्या बोला हमने? दोनों क्या लगते हैं? मैग्नीट्यूड। चलो मैं एक काम करता हूँ, लिख के देता हूँ आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ Q और मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस Q नॉट। देखो एक प्लस Q का मैग्नीट्यूड, दूसरा प्लस Q नॉट का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस एट कहाँ निकाल रहे हो वो भी आपको क्लियर कर लूँ, एट पॉइंट M, इंटरमीडिएट पोजीशन पे निकाल रहे हैं। तो इंटरमीडिएट पोजीशन M हमारे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे बेटा? x। जैसे आपको पता है चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो अपॉन क्या होता है? r²। चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो अपन इंटरमीडिएट में मान लिया है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते हमने मान लिया कि यहाँ पर आ चुका है इन्फिनिटी से प्लस Q नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अभी लगा रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी में तो कुछ फील होता ही नहीं है, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से लगा रहे हैं तो देखो क्या क्या होगा। व्हाट आई मीन टू से F इज इक्वल टू 1/4πε0। ये देखो क्या होगा, मॉड ऑफ प्लस Q। बेटा पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव जाता है, बट पॉजिटिव प्लस Q नॉट, प्लस Q नॉट क्या है बेटा? यहाँ लिख के रखा है हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड F इज इक्वल टू क्या बचेगा? ये बचेगा 1/4πε0 इंटू Q/x²। दैट विल बी द योर आंसर, ठीक है। और बेटा हमने थोड़ी देर पहले आपको एक नोटेशन सिखाया था यहाँ पर, मैं उसको भी यहाँ से, ये तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें दोनों में सेम बनता है। आप बोलोगे सिर्फ अपने वेक्टर देख के एक डायरेक्शन में बोल दिया, नहीं, थोड़ा इस फोर्स के फॉर्मूले को देखिए। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 इंटू Q/r²। थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखिए, Q/4πr² इंटू ε0। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला? अरे बेटा यही, ऐसा ही तो ये तो फिलहाल मैंने फोर्स निकाला, बट याद करो यही ऐसा जो ये फॉर्मूला दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला था बेटा, अगर आपका ध्यान होगा तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर का Q/4πr² इंटू ε0, ठीक है। Q/4πr² इंटू चार्ज अपॉन एरिया इंटू ε0। तो ये एग्जैक्टली दिखाता है कि वही कि ये फोर्स इज इक्विवेलेंट टू क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जब आपका सेकंड वाला चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो आपका फोर्स ही खुद इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको रिलेशन मिल जा रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू फोर्स बन जाती है, क्योंकि ये F जो है ना ए के बराबर ही आ चुका है चार्ज पार्टिकल के बराबर। बट वो बाद में अपन यूज करने वाले हैं, इसके बाद में छोटे से एक पॉइंट में अभी इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। फिलहाल बेटा हमने कौन निकाला? फोर्स। सर हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट V, हाउ टू गेट दैट V। तो देखो मुझे बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को प्लस Q नॉट को टुवर्ड्स इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये चार्ज छोटे छोटे डिस्प्लेन कर रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, वर्क डन का फॉर्मूला, यू नो द फॉर्मूला, वी नो वेरी वेल, वी नो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यू नो वेरी वेल कि हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने बोला है कि हम धीरे धीरे करते करते dx करते करते इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आने वाले हैं, तो ये dx। अब डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होगा तो उसके लिए वर्क डन भी उसके कंपैरिजन में होगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन। सर व्हाट अबाउट फोर्स? बेटा बार बार आपको समझाया कि जब ये चार्ज इधर जाएगा ऐसे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट टू द फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, बट फोर्स कैसे लग रहा है? अपोजिट। दैट इज क्या लगाना पड़ेगा? माइनस एफ, ठीक है, माइनस एफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो चल रहा है वो अपोजिट टू तो चल रहा है फोर्स, ठीक है। तो देखो मेरे एफ डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं डालूं तो डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एफ, एफ का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मिला बेटा मुझे डी डब्ल्यू। अब मेरा टोटल वर्क डन कितना होगा? व्हाट इज टोटल वर्क डन? क्या करना था आपको इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां, मतलब इंफिनिटी से आर तक लेके आना था। तो क्या करना पड़ेगा? उस वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो टू फाइंड टोटल वर्क डन, ये डी डब्ल्यू आ चुका है, इसको ही बॉक्स बना देता हूं मैं आपके लिए। टू फाइंड टोटल वर्क डन दैट इज डब्ल्यू, है ना, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, इंफिनिटी टू द पॉइंट कहाँ तक के? एट आर, करेक्ट, वहां तक के, इज इंफिनिटी से आर तक। तो देखो क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको टोटल वर्क डन डब्ल्यू निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंफिनिटी से लेके आर तक, और इंफिनिटी से आर तक किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू को, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू बेटा मेरे इक्वेशन में कितनी है? चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। सो टोटल वर्क डन डब्ल्यू क्या होगा? इनका इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, व्हाट इज डी डब्ल्यू? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये डी एक्स है, मतलब एक्स इज अ वेरिएबल, बाकी सब तो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो माइनस 1 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया बाहर। इंटीग्रेशन होने वाला है इंफिनिटी से आर तक के 1/x स्क्वायर का, बट बेटा 1/x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर से ऊपर चला जाए तो x का पावर बन जाएगा -2, है ना। तो ये अगेन आपकी रेंज वही है फ्रॉम इंफिनिटी से आर। और यहाँ अभी आपका लग रहा है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दैट यू आर वेल नोन अबाउट दैट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो टोटल वर्क डन W कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसका, माइनस क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे वैल्यू है। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, x टू द पावर n का फॉर्मूला कितना होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, खुद x का पावर -2 था, -2 प्लस 1 मतलब -1 बाय -1 फ्रॉम इंफिनिटी से r। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, पॉजिटिव कोई वैल्यू उसको डिवाइड करोगे निगेटिव से, आंसर आएगा निगेटिव। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस बाहर ले लिए, एक काम करें डायरेक्ट माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, विच इज मच मोर इजी। किसी को 1 से डिवाइड किया सेम आएगा, बट x का पावर -1 है, नीचे लाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? 1/x। क्या किया? ये निगेटिव यहाँ यूज कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, किसी को 1 से डिवाइड किया सेम, बट x का पावर माइनस था तो 1/x लिख दिया फ्रॉम इंफिनिटी से r। तो अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्या दिखता है? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल इनटू, यहाँ डालते हैं बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/x विल बी रिप्लेस बाय 1/r और -1 बाय इंफिनिटी, 1/r माइनस 1 बाय इंफिनिटी। सो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट विल बी 1/r और 1 बाय इंफिनिटी का मतलब कितना होता है? 0, करेक्ट।
तो फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, इट इज ओनली रिमेन विथ 1/r। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो q बाय 4πε0 इंटू r, ये आया मेरा वर्क डन। एंड इफ यू आर वेल नोन अबाउट, क्योंकि आपने ये पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 के अंदर, 3 और 4 के अंदर, क्या अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, जो हमने आपको कंपेयर करके बताया था, याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूला कितना होता है, q बाय 4πε0 इंटू r। ये सब चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं। क्यों या ऐसा लिखिए 1/4πε0 इंटू q बाय r, जो हम लोग लगा भी चुके, डेरिवेशन भी निकाल चुके। ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है, v। तो देखो आपको क्या समझ में आया, आपने वर्क डन निकाला, बट ये वर्क डन खुद किसके बराबर आया बेटा, इट्स रिलेटेड टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, दैट इज v। तो हम करते क्या है, हम पॉइंट चार्ज वाले में जब पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन लेते हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, अपन अभी तक वर्क डन, मैंने हेडिंग था पोटेंशियल का, बट मैंने पोटेंशियल निकाला ही नहीं, मैंने सिर्फ वर्क डन निकाला, क्योंकि मुझे ये सिखाना था कि ये वर्क डन ही यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर बन जाता है। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है, आपको ये पढ़ने को मिल रहा है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज, रिपीटेड बोल रहा हूँ, किसी पॉइंट चार्ज के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये उसके वर्क डन के बराबर होता है। पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है वो भी क्लियर करो। पॉइंट चार्ज मतलब वहाँ सिर्फ सिंगल चार्ज होता है, दूसरा चार्ज जो अपन कंसीडर करते हैं वो ऑलवेज होता है यूनिट पॉजिटिव, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिली है। आपको ये पढ़ने को मिला है कि W इज इक्वल टू कितना होता है, V। W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपके सामने है, क्योंकि हमने जो W निकाला वो W बिल्कुल V के फॉर्मूले के बराबर आया। सो W इज इक्वल टू V। तो ये है आपका यहाँ पर रिलेशन। यहाँ से और एक चीज़ क्लियर हो जाती है, थोड़ा ध्यान दो। हमने यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, रिलेशन बता रहा हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको। देखो प्लस क्यों लिया, ऐसा लगा इंटीग्रेट करने के दौरान कि फोर्स निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा, बट देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर क्या आ गया बराबर प्लस में। मतलब क्या समझ में आया, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये क्लियर हो रहा है यहाँ से। अगर आपका चार्ज निगेटिव होता ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आता है, नेगेटिव। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉजिटिव देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आपका इलेक्ट्रिक खुद चार्ज निगेटिव होगा, यूनिट पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव की जगह अगर आप यहाँ यूनिट निगेटिव चार्ज ले ले तो हमारा पोटेंशियल भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दैट इज व्हाट द फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या दिखता है, इतने इन्फिनिटी से हमने यहाँ पर लाया तो इन्फिनिटी डिस्टेंस रिड्यूस करते करते आर पे पहुंचा, लेकिन देखो आर की वैल्यू डिनोमिनेटर में है। तो अगर आप सोचो, आप बोल रहे हो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो तो इन्फिनिटी के लिए आर, इस आर की जगह मुझे कितना डालना पड़ेगा, इन्फिनिटी। एंड यू शुड नीड टू नो दैट कि अगर मैं इस आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूं और मेरे वोल्टेज को निकालने जाओ 1/4πε0, आर की वैल्यू इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, इट बिकम्स q बाय इन्फिनिटी। एंड ये q छोड़ दीजिए, बाजू में कर लीजिए 1/∞ इंटू q। अरे 1/∞ की वैल्यू कितनी बनती है, 0 इंटू क्यू, तो आंसर क्या बनेगा, 0। दैट मीन्स अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, ऐसा कोई बोल रहा है, तो इन्फिनिटी से कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता नहीं है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। दैट विल बी द एमसीक्यूज फॉर यू। 3 केस हमने आपको बताया कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, अगर आपका चार्ज खुद निगेटिव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव आएगा, अगर आपका आर इन्फिनिटी है, मतलब कोई अगर बोले कि कोई चार्ज को इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना अज्यूम होगा, तो इन्फिनिटी में कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अज्यूम होने वाला नहीं है। जस्ट सराउंडिंग में जब जितने चार्ज होते हैं तभी उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अज्यूम होता है। दूसरी चीज एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आर का सिर्फ इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, आर डिस्टेंस में भी एनीवेयर मतलब वो स्ट्रेट लाइन में इधर कहीं पर भी होता है, हो सकता है। सिर्फ जब आप यूनिट पॉजिटिव के चार्ज का पोटेंशियल निकालते हो तब आपको सिर्फ उसकी पोजीशन देखनी होती है, कितने दूरी पर है, वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का उसमें कोई महत्व नहीं है। ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस का
वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर पोटेंशियल निकाला था। याद करो एक पॉइंट से हमने यहाँ Q1 लिया था, Q2 लिया था, Q3, तो हर डिस्टेंस को हमने R बोला था, उसका डायरेक्शन कौन सा है उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे मैंने इस डेरिवेशन के दौरान इस प्लस Q के लिए यूनिट पॉजिटिव यहाँ लिया, इसको यहाँ से लाया, जरूरी नहीं है मैं इधर से ला सकता हूँ, मैं इधर से ला सकता हूँ, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बैक साइड से मूविंग कर सकते हो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डायरेक्शन का इन पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। एंड इसी के लिए मैं अभी आपको एक लास्ट पॉइंट समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, जो हम पढ़ भी चुके हैं, जो हम एक बार पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रो कैपेसिटर के दौरान, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हम अभी यहाँ कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का रिलेशन हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है, बस 2 मिनट का ये पॉइंट है। इसके लिए भी बेटा मैं वही केस ले रहा हूँ कि मान लो सिर्फ मैं चार्ज कोई भी ले सकता हूँ, अब मैं कैपिटल क्यू ले रहा हूँ। मान लो मेरा कोई चार्ज कैपिटल क्यू है एट पॉइंट O पे, और मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अगेन वही केस, मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव प्लस Q नॉट को, है ना, इसके तरफ लेके आ रहा हूँ, डिस्प्लेस करते करते, ठीक है ना। कोई इन्फिनिटी से हो सकता है, कोई हायर पॉइंट से हो सकता है, डिस्प्लेस करते यहाँ लेके आ रहा हूँ फ्रॉम M to N बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। और जैसा अभी हमने आपको डायग्राम में बताया कि जब कभी आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड्स इसके तरफ लेके आओगे तो यार दोनों पॉजिटिव चार्ज है, भले वो यूनिट पॉजिटिव क्यों ना हो, है तो पॉजिटिव चार्ज ना। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑलवेज क्या एक्ट होगा, आउटवर्ड। और मेन चार्ज कौन सा है आपका, प्लस Q, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे लगती है, अलॉन्ग सेम डायरेक्शन। F and E एक्ट्स अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो अभी हम लोग इसे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, वही हमने जो फॉर्मूला इसके बल लगाया था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को dx माना है, जैसे यहाँ पर भी लिया था सेम लेवल पे, तो मेरा वर्क डन बनेगा dw, और फोर्स, बट आपको अभी समझाया, इसी डिरेक्शन में पढ़े, फोर्स कैसे लगता है, कभी भी अपोजिट, इसका इवन वैल्यू भी अपन ने लगाया, ये यहाँ लगा, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, -F। सो इस dw को मैं -F रिप्लेस बाय E, इधर में हमने आपको क्लियर कर दिया था कि फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो मैं इस F की जगह बेटा चाहूँ तो E इंटू dx भी लिख सकता हूँ, ठीक है, E इंटू dx भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा बेटा बना इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही आपको बता दो कि अभी हमने देखा फ्रॉम लास्ट इक्वेशन से हमने क्लियर किया कि फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसका वर्क डन किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर, पोटेंशियल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर मैं वही वर्ड डालना चाह रहा हूँ, फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला सिस्टम अगर है, करेक्ट, दूसरा, तो उस केस में हमने देखा कि वोल्टेज की वैल्यू वर्क डन के बराबर बन जाती है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये V इक्वल टू डब्ल्यू। तो यार V इक्वल टू डब्ल्यू है तो dw इज इक्वल टू कितना बनेगा, d बनेगा ना। छोटे देखो, कंप्लीट वोल्टेज के लिए कंप्लीट वर्क डन, छोटे वोल्टेज के लिए छोटा सा वर्क डन। अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर लेके खत्म कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना है, रिलेशन आपको मिल रहा है, बस खत्म हो चुका है। दोनों का देखो अभी बेटा dw दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, if the lefts are equal then the rights are also equal,
सिंपल, तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस ई इंटू डी एक्स माइनस ई, इसका राइट इज इक्वल टू डी वी। तो मुझे अगर सिर्फ ई का वैल्यू निकालना है, माइनस जाएगा इधर में, ठीक है, ई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी। तो ई का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। इस माइनस तो निगेटिव है बेटा, इस डी वी बाई डी एक्स को क्या होगा, डी वी, वी फॉर वोल्टेज, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। रेट ऑफ वी वेलोसिटी नहीं है, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और याद रखो, ये फॉर्मूला हमने उस दिन भी देखा था जब हम लोग कैपेसिटर में थे। ये फैराडे का एक्सप्रेशन है एक्चुअली। ई का फॉर्मूला हमने लगाया था V इंटू डी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, सॉरी, V का फॉर्मूला हमने लगाया था, V का फॉर्मूला हमने लगाया था E इंटू डी। तो E का फॉर्मूला V बाई डी, वही था, वोल्टेज अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। यही से वो यूनिट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर यही से बनता है, जो हमने आपको उस दिन भी सिखाया था जब हमने आपको कैपेसिटर का डेरिवेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमारी ये कंप्लीट थ्योरी विद ऑल एक्सप्रेशन, और आपको ये भी क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, dv by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, dv by dx या v by d, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी बेटा यहाँ पर होती है कंप्लीट। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूजफुल कंसेप्ट बेस्ड वीडियो के लिए अगर आपको पढ़ना है तो चैनल्स पे बने रहना है। इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही अपने एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाना है। हम अगर आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विथ द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब तक बेटा बने रहिए चैनल के साथ।